नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। महंगाई और बेरोजगारी बने बड़े हथियार। जी हां, इन दोनों ही मुद्दों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी विपक्षी पार्टियों के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में बड़े चुनावी हथियार बन गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा पर हमले बोलने शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान छेड़ दिया है। उधर आम आदमी पार्टी भी दोनों ही मुद्दों पर आक्रामक है। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है और कांग्रेस भी लगातार बीजेपी की बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ही वो सरकार थी, बीजेपी ही वो पार्टी थी जो लगातार महंगाई को लेकर चर्चाओं में रहती थी। गैस सिलेंडर लेकर कंधों पर वो बाहर निकल आते थे, सड़कों पर रैलियां किया करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि गैस सिलेंडर में गैस भराने के लिए लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। ना तो लोगों के पास रोजगार है, ना लोगों के पास पैसा है और महंगाई लगातार आसमान छू रही है। तो इसी पर आज मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी मीडिया प्रभारी नरेंद्र शर्मा और आप प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का मेरे साथ आज की हमारी चर्चा में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी सर सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, नरेंद्र शर्मा जी। सर, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये नारा तो आप ही की सरकार ने दिया था, लेकिन आज आप ही की सरकार में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि पूरे विश्व स्तर पर कोरोना महामारी ने अपना कहर ढाया है जी, और उसकी वजह से जो है केवल भारत की नहीं, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित हुई है। जी, और आज देश के सामने सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय था वो जो है पहले महंगाई नहीं था, पहले लोगों की जान की सुरक्षा करना था। जी, और भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए जो है दिन रात एक कर करके कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने के लिए अपनी पूरी ताकत होगी जी, और देश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए भरसक प्रयास किए और कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। आज देश की अर्थव्यवस्था जब महंगाई की बात करते हैं तो मैं आप अन्य दलों से इतना कहना चाहता हूं कि देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो सबसे पहले महंगाई पे ध्यान देना चाहिए था या लोगों की जान बचानी चाहिए थी। इन दोनों विषय में से किस विषय को हमने जो है इंगित करना चाहिए था, ये उनको भी पता है। तो इसलिए सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने महंगाई जो बढ़ाई है वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि लोगों को फ्री में वैक्सीन दी है? नहीं, तो लोगों को फ्री में जो वैक्सीन लगवाई है उसका खामियाजा लगातार महंगाई बढ़ाकर बीजेपी पार्टी जो है वो पूरा कर रही है। महंगाई जी, पूरी आर्थिक जो हमारा जो आर्थिक जो है सारा सिस्टम है पूरा बिगड़ गया कोरोना महामारी के कारण। जी, और हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का बिगड़ा है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा हुआ है, पूरे विश्व के अंदर जो है सारी परिस्थितियां बदली हैं और विकासशील देश, विकसित देश सभी इससे प्रभावित हुए हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि महंगाई इस वजह से बढ़ी है। मेरा कहने का तात्पर्य है महंगाई बढ़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि आज देश पूरे विश्व की आर्थिक जो स्थिति है वो जो है डिसबैलेंस हुई है। जी, 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 मैं आपके पास जाना चाहूंगी आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सुना इन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि भाई जो पार्टियां बीजेपी पर महंगाई का आरोप लगा रही हैं उनके सामने ये कंडीशन रखी कि एक तरफ तो लोगों को सुरक्षा देना था, टीका लगवाना था, दूसरी तरफ था कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाई जाए। तो दोनों में से किसे चुना गया? तो आप कितने सहमत हैं इनकी इस बात से? जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैला दी है जो पिछले 5 साल रहे हैं भाजपा सरकार के। अगर आप बेरोजगारी दर की बात करें, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग
इंडियन इकोनॉमी जो है जी उनका जो डाटा है उसके हिसाब से 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर थी जी वो 1.61% थी जी जी और वर्तमान में वो करीब 11% के आसपास पहुंच चुकी है। हम्म सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। हम्म करीब 56,000 सरकारी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है, जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जो अधीनस्थ चयन आयोग है उत्तराखंड का, उसके पास 5 भर्तियां हैं जिनको पूरा करना है। तो बेरोजगारों को यहाँ पे सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। जो सरकारी नौकरी है उनमें भर्ती नहीं हो पा रही है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जिसका विज्ञापन निकाला गया था 21 मई 2018 को, उसको भी 3 साल हो गए हैं, उसकी भर्ती पूरी नहीं हुई। 2016 के बाद उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती यहाँ पे नहीं हुई है। जो विज्ञापन 10 दिसंबर 2020 को पिछले साल निकाला गया था, उसकी प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं है। करीब 1,500 पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती होनी है। तो इस तरह से लगातार जो यहाँ पे उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए उम्मीद की किरण कुछ सरकारी नौकरियां भी हैं, तो उनमें भी ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और इनको बहाना है, कोरोना का ये बहाना करके ये इस बात को टाल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का युवा है उसकी कमर तोड़ दी है। जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है रवींद्र जुगरान जी, उन्होंने हाईकोर्ट पे पिटीशन भी लगाई है कि आप 5-5, 6-6 साल तक पीसीएस की भर्ती नहीं करते। इतने समय में तो हमारा युवा जो है वो जो उसकी तय सीमा होती है अप्लाई करने की, उसको भी पार कर जाता है। तो ये लगातार जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड में युवाओं की जो उम्मीदें हैं, रोजगार की जो उम्मीदें आशुतोष हैं, जी मैं आपके पास आऊंगी। नरेंद्र शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। नरेंद्र शर्मा जी, अभी इन्होंने कहा जिस तरह से कि भैया आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं कोरोना बीमारी का, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? जी आशुतोष जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारी भर्तियां यहाँ पे हैं उनको ये पूरी नहीं कर रहे हैं प्रक्रिया को। एक भी भर्ती प्रक्रिया पिछले 5 सालों में इन्होंने पूरी नहीं की है। जी और बात करते हैं कोरोना की, मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना तो एक अवसर था उत्तराखंड सरकार के पास में कि जो रिवर्स पलायन करके लोग यहाँ पे हमारे युवा साथी बाहर से उत्तराखंड वापस आ गए थे, अगर उनको यहाँ पे स्वरोजगार का अवसर दिया जाता, लोनिंग प्रक्रिया सरल बनाई जाती, तो वो सारे लोग यहाँ उत्तराखंड में आके दोबारा से काम करते। तो कोरोना कोई बहाना नहीं है। कोरोना को लेकर जो लोग उत्तराखंड में आए, और मैं बात करूं क्योंकि मैं पौड़ी जनपद से हूं, पौड़ी जनपद और कुमाऊं में जो अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। और यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं वो वापस उत्तराखंड में जो उन्होंने बाहर से अनुभव लेके आए थे, यहाँ पे काम करना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ऐसी कोई अनुकूल व्यवस्था यहाँ पे नहीं बनाई जिससे कि वो यहाँ टिके रहते। तो कोई भी काम धरातल पे पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने नहीं किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि तरह तरह की उटपटांग जो बयानबाजी है जो इनके मंत्री करते हैं, अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि घास की दुकानें खोलने की बात धन सिंह रावत जी कर रहे हैं। उससे पहले कह रहे थे कि मैं बारिश वाला ऐप ले आया हूं। तो अनाप शनाप बयानबाजी करने के अलावा जो भाजपा के मंत्री और विधायक हैं और इवन जो मुख्यमंत्री हैं, वो यही करते रहे पिछले 5 साल तक, और कोई काम धरातल पे नहीं किया है इन्होंने, और केवल मुख्यमंत्रियों को बदला किया है। मुख्यमंत्रियों की वैकेंसी चलिए अगले सवाल की ओर रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल मेरा ये कि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि 6 माह में 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन क्या अगर आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो ये 1 लाख नौकरी देने का जो दावा है ये महज एक चुनावी जुमले में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 56,000 तो सरकारी वैकेंसियां अभी भी रिक्त हैं। जी। तो 56,000 पद तो यहाँ पहले से ही उपलब्ध हैं। इसमें आम आदमी पार्टी कोई नए पद क्रिएट नहीं कर रही है। जी। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देना है, उन सबको मिलाकर 40-50 हजार और सरकारी नियुक्तियां आराम से की जा सकती हैं उत्तराखंड में। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल डाटाबेस तरीके से सर्वे करके जो भी उत्तराखंड के उपलब्ध संसाधन है उन पे सर्वे करके
ये बात कर रही है कि 6 महीने के अंदर हम 1 लाख रोजगार दे देंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि 56,000 वैकेंसी यहाँ पे पहले से ही उपलब्ध है, तो 40 से 44,000 जो वैकेंसी है उनको क्रिएट करना है, तो वो की जा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है जी। तो आम आदमी पार्टी जो कह रही है उसके लिए सर्वे किया गया है, साइंटिफिक ढंग से उसका डाटाबेस बना के हम किस तरह से सैलरी देंगे, कहां से उसकी पूर्ति होगी, सारी चीजें तय की गई है और इसी आधार पे हम काम भी कर रहे हैं। और हमने ये वादा भी किया है कि जिन युवाओं को 18 से 40 साल के बीच के युवाओं को हम जॉब नहीं दे पाएंगे, इस जॉब में सरकारी और प्राइवेट दोनों किस्म का जॉब होगा, तो उसको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा हर महीने। तो हम जो भी कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और इसमें कोई असमंजस की बात नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है और दिल्ली में भी जो हमने कहा है वो किया है, उत्तराखंड में भी करेंगे। सर, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो महंगाई है और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर अब हर एक राजनीतिक पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल की अगर बात करें, गैस के दामों की अगर बात करें, हरी सब्जियों से लेकर आप एक ज़रूरी सामान जो इंसान रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करता है, वो सब सामानों पर अब आग बरसने लगी है। तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या इस महंगाई से ये जनता उम्मीद लगाए कि उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, महंगाई जो बढ़ी है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है कि दोनों को बराबरी पे ले आई है। इसे ये कहें कि इन्होंने तो ये अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल बराबर कर दिया है। लोग डीजल गाड़ियां खरीदा करते थे जिनकी कीमत ज्यादा होती थी कि उनको माइलेज ज्यादा मिलेगा, उसकी जो कीमत है वो कम है। अब इन्होंने ये स्थितियां पैदा कर दी है कि जिन लोगों ने डीजल गाड़ियां खरीदी हैं वो अब सोच रहे हैं कि 2-4 लाख रुपए ज्यादा पैसा खर्च करके इन्होंने डीजल गाड़ी हमने क्यों खरीदी जी। और सिलेंडर आप देखिए, गैस का सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए पे पहुंचा दिया जी। तो जो ये फ्यूल का जो प्राइस है लगातार जिस तरह से बढ़ा रही है भाजपा सरकार, उसी वजह से सारी महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल वादा करती है कि इसको नियंत्रित किया जाएगा और जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है इसे कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम आए और महंगाई पे कंट्रोल हो। जी। तो सर, इसे लेकर आपका कोई रोड मैप तैयार है या फिर आप एक ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो कोशिश करेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की? देखिए, जो ये महंगाई का इशू है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो केंद्र सरकार तय करती है जी। राज्य सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे हम रोजगार के अवसर बढ़ा के, यहाँ पे स्वरोजगार के अवसर बढ़ा के यहाँ पर लोगों को राहत दे सकते हैं। जैसा हमने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो कहीं ना कहीं जो घर का जो बजट होता है उसमें लोगों को राहत मिलेगी कि 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल जाएगी। तो हर महीने 1,000-1,500 भी अगर एक परिवार हाउस होल्ड का बचता है तो साल में काफी पैसा बचा सकता है जी। इसके अलावा पानी को फ्री करने की बात है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की बात है, मुफ्त शिक्षा देने की बात है। तो इस तरह से हम महंगाई में राहत देंगे, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है ये तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, राज्य सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। अब देखिए, इसे जीएसटी के दायरे से इसे बाहर करके अगर कहीं कंट्रोल हो पाएगा तो इसके बारे में भी हमारा जो थिंक टैंक है, हमारा जो हाईकमान है वो सोच रहा है। लेकिन अन्य किस्म की जो राहत जो मध्यम वर्ग को दी जा सकती है वो जरूर हम लोग देंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है और ऐसा ही उत्तराखंड में भी होगा। जी जी। लेकिन सर, इस बीच एक बात और कि अभी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए एक नई पार्टी है, तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता जो है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी और को सत्ता में नहीं लेकर आई है। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता सपोर्ट करेगी? उसे लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी कि जनता आपको सपोर्ट करे? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं 20 सालों में, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे विकल्प के तौर पे यूकेडी थी और वो यूकेडी बहुत मजबूती से अपना संगठन यहाँ पे खड़ा नहीं कर पाई जी। और इसी वजह से वो जो है हाशिए पे चली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे पूरी मजबूती से यहाँ पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है
हमने जो अपना मैनिफेस्टो है, जो अभी हम रोजगार गारंटी लेके आए हैं, बिजली फ्री करने की हमने बात की है, तमाम किस्म की जो गारंटी है और आगे भी कई गारंटी आने वाली है, वो मैसेज जो है गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच चुका है और पूरे उत्तराखंड में ये चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने लगातार यहाँ पे छल किया है। तो ये कोई बात नहीं रह गई है अब कि यहाँ पे विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में घर घर पहुंच चुकी है। लोगों के मन मस्तिष्क में आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो अंकित हो चुका है। और आशुतोष जी, एक सवाल अभी खड़ा होता है कि अभी आपने जैसे यूकेडी का जिक्र किया, हालांकि जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से तो यूकेडी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब भी बावजूद इसके भी यूकेडी को एक बार भी उत्तराखंड की जनता ने मौका नहीं दिया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने भी ये चुनौती है कि वो कैसे जनता के दिलों पर राज करेगी। देखिए, यूकेडी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यूकेडी कि शुरू से ही जो लोग जीते हैं, ऐसा नहीं कि यूकेडी के कोई भी उम्मीदवार जीतते नहीं थे, लेकिन कभी उन्होंने भाजपा से समझौता कर लिया, कभी कांग्रेस से समझौता कर लिया और अपनी जो उनकी नीतियां थी उनको कभी भी वो प्रेशराइज नहीं कर पाए सरकार के ऊपर कि कांग्रेस या भाजपा की सरकारें उनकी जो नीतियां हैं, चाहे वो भू कानून को लेकर है या किसी और चीज जी 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 हाँ जी, बोलिए आशुतोष जी। करेक्ट हो गया था। जी जी जी। तो उसपे जो यूकेडी है वो मजबूती से अपना सरकार में पक्ष नहीं रख पाई और उन चीजों को लागू नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा यूकेडी ने भुगता और आज न केवल वो हासिल पे आ गई है बल्कि पिछले चुनाव में एक भी सीट यूकेडी नहीं जीत पाई थी। तो आम आदमी पार्टी और यूकेडी में जमीन आसमान का अंतर है। हम यहाँ निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है वो 2022 में यहाँ बनी। तो सर, आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देखते हैं? मतलब 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? क्या स्थिति आपको लगती है कि आम आदमी पार्टी की 2022 के चुनाव में होगी? देखिए, 2022 में हम यहाँ पे अपने दम पे सरकार बनाने वाले हैं। हमारा यहाँ पे 40 से 45 सीटों का जो अभी आकलन हमने किया है कि इतनी सीटें हमारी आ रही हैं यहाँ पे जी। और कई लोग जो कि भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो भी संभव है कि चुनाव आने से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अपनी पार्टियों की नीतियों को लेके वे भी निराश हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगा जी। और कांग्रेस जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार बिखर रही है, कांग्रेस का यहाँ उत्तराखंड में भी जिस तरह से दिल्ली में वजूद समाप्त हो गया है, उत्तराखंड में भी वजूद समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप निश्चित मानिए। और 2022 के जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और प्रमुख जो विपक्षी दल है उसकी भूमिका में कांग्रेस नहीं रहेगी बल्कि भाजपा यहाँ पे रहेगी। ये आने वाला समय सभी को बता देगा। क्या आशुतोष जी ये अनुमान लगाया जाए कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन की सरकार की ओर भी इशारा कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन करेगी? जी देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट तय नहीं है। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि हम अपने दम पे सरकार बनाए और हमें किसी से भी समझौता यहाँ पे न करना पड़े। जी जी जी। तो आशुतोष जी, मतलब अभी आपने जिस तरह से, अभी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात तो कह रही है, लेकिन क्या एक सिचुएशन इस तरह से, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो सकता है कि आगामी चुनाव में गठबंधन से सरकार बनाने की तरफ रणनीति बना सकती है? देखिए, तो भविष्य की गर्त में है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मौजूदा समय में तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है जी। आम आदमी पार्टी का जो विजन है वो कांग्रेस और भाजपा के विजन से एकदम अलग है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो एकदम अलग है जी। तो समझौते का तो फिलहाल कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग अपने दम पे काम करना चाहते हैं
क्योंकि तभी हम ईमानदारी से पूरा काम भी कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो इस बात को समझेगी कि यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी से बेहतर काम लेना है तो उसको मेजोरिटी में यहाँ पे सरकार में लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ भी रही है जी। और हर विधानसभा से ये मैसेज हमें मिल रहा है कि काफी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। जी। और एक बहुमत की सरकार उत्तराखंड में जी। बन पाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब हमारे साथ यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ आज की चर्चा में। नमस्कार। जी शांति प्रसाद जी, अभी हम यूकेडी के ऊपर ही हम आपसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। यूकेडी उत्तराखंड में एक ऐसी पार्टी रही जिसने यूपी से उत्तराखंड को अलग करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की जनता में एक बार भी सत्ता नहीं कर पाई, सत्ता में नहीं आ पाई। उसको किस नजर से आप देखते हैं? क्या किसकी कमी रही इस सब में? देखिए राखी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड क्रांति दल का राज्य आंदोलन के दौर में एक संकल्प था कि हमको अपना राज्य चाहिए, और वो राज्य हमने कुछ बुनियादी सवालों के लिए मांगा था कि उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश से भौगोलिक परिस्थिति भिन्न थी, सामाजिक परिस्थिति भिन्न थी, हमारी संस्कृति उत्तर प्रदेश से भिन्न थी और हम आर्थिक रूप से कमजोर थे। इन 3-4 बुनियादी सवालों को लेकर हमने अलग राज्य की मांग करी थी। हमने सोचा था हमारा राज्य बनेगा तो हमारी बोली, भाषा, संस्कृति और पलायन रुकवाने में हम कामयाब होंगे, मगर राज्य बनने के बाद ऐसा हो नहीं सका। राज्य उत्तर प्रदेश के इशारों में, दिल्ली के इशारों में चलने लगा और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का दिल्ली का उपनिवेश बनकर रह गया। यहाँ पर भी वही पुनरावृत्ति हुई जो उत्तर प्रदेश में थी। हमारी जंगल छिन गए, हमारी नौकरियां छिन गई, हमारे संसाधनों पर डाका पड़ गया। उत्तराखंड आज जो है 66,000 करोड़ के कर्ज में चला गया, नौजवान बच्चों को रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने कल्पना नहीं करी थी। अब आपने जो सवाल खड़ा किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता के नजदीक क्यों नहीं पहुंची, तो मैं आपको बता दूं, हम राज्य आंदोलन से निकले हुए लोग थे, हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिस कारण सत्ता के सत्ताधीश लोगों ने पैसों के दम पर जनता को प्रभावित किया और मुद्दों से इतर होकर उन्होंने पार्टी के नाम पर वोट पाया और जीत गए। उसका ये परिणाम है कि आज उत्तराखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं, राज्य आंदोलन से निकले हुए। हमारा ये कहना है कि सरकार कितना ही जुल्म कर दे, हम सरकारों को दो हाथ हम उनसे करते रहेंगे। दुर्भाग्य देखिए, इस राज्य में 250 रुपए खाने का तेल हो गया है, 105 रुपए मिट्टी का तेल हो गया है, 90 रुपए टमाटर है, 950 रुपए गैस का सिलेंडर है, गोभी 60 रुपए से नीचे मिल नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने किसान को 500 रुपए महीना देकर बहुत बड़ा सम्मान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब आर्थिक रूप से समाज इतना कमजोर है, कमर तोड़ महंगाई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के बीच में जाकर ये कह रही है कि हमने इस राज्य को और इस देश को बहुत कुछ दिया है? दुर्भाग्य इस बात का है कि किसी ने राम के नाम पे लूटा और किसी ने मुसलमान के नाम पे लूटा। भारतीय कोई बन नहीं पाया। कोई सोनिया को अपना सब कुछ समझता है और कोई नागपुर के ठगों को अपना सब कुछ समझता है। हमारा यह कहना है, ये उत्तराखंड 64 लाख लोगों का था, 1.5 करोड़ यहाँ जनसंख्या हो गई, लगभग 1 करोड़ बाहर के लोग आके बस गए, जिस कारण उत्तराखंड की संस्कृति पर भी जो हमला हो गया। हमारा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हमारा यह मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिस दिन सत्ता में आएगी, उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल है उन पर काम होते हुए दिखेगा, राजधानी तय होगी गैरसैंण में, पलायन रुकेगा और ब्लॉक स्तर पर रोजगार स्वरोजगार के संसाधन जोड़े जाएंगे। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को सरकारी सेवा से जोड़ेंगे, चाहे वो स्वरोजगार से जुड़ी हो चाहे रोजगार से जुड़ी हो। ये ब्लूप्रिंट हमारा है। हम चाहते हैं कि जिस दिन जनता हमको अपना मत देगी तो हम 200 रुपए रोज किसान को खेती करने के देंगे। हम अपनी मातृ शक्ति को 200 रुपए रोज केवल इस बात पे देंगे कि उन्होंने अपने गांव के आगे, घर के आगे भेड़ बांधी है, गाय बांधी है। शांति प्रसाद जी, अगर लगातार शांति प्रसाद जी सत्ता में आने के बाद बख्शेंगे नहीं। शांति प्रसाद जी, आगे भी हम चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राज्य में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने की असल वजह क्या है? देखिए, महंगाई बढ़ने के पीछे जो मेन कारण है, इसको समझने की जरूरत है। हमने सत्ता में ऐसे लालचियों को सत्ता दे दी जो केवल व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टियों को लोग हिंदू की पार्टी समझती थी, मगर ये पेवर बड़ियों की पार्टी बन के रह गई है, जिस कारण उत्तराखंड से लेकर देश में महंगाई बढ़ी है। महंगाई एक और मैं आपको बता दूं राखी जी, विकास का द्योतक होता है, मगर वो महंगाई तब अच्छी होती है जब आम आदमी के खरीदने की स्थिति ठीक हो। जब इस राज्य में नौकरियां नहीं है, आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ना, खाने के दाम बढ़ना, सब्जियों के दाम बढ़ना, यात्राएं महंगी होना, पढ़ाई महंगी होना, डॉक्टर बनना गरीब के बच्चे लिए मुश्किल हो गया है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों के इशारे पर देश से लेकर राज्यों में महंगाई बढ़ा रही है, ताकि आम आदमी की कमर टूटे और उसको फिर वो चुनाव में छोटा मोटा लालच देकर सत्ता पाए। ये इनकी मानसिकता है। और मेरा ये मानना है कि यदि जनता इस महंगाई के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपकेगी तो आने वाली नस्लें उत्तराखंड से लेकर देश की बर्बाद हो जाएंगी। ये मैं कोई किसी पार्टी का विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ जिससे देश के अंदर और राज्य के अंदर एक बहुत बुरी स्थिति हो गई है। बीटेक बच्चा सड़क के किनारे मजदूरी करने को मजबूर हो गया है, बीएड एमएड लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, मगर यहाँ उच्च शिक्षा में गरीब के बच्चे को नौकरी रही है और 25-25 लाख में भाजपा जो है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर बना रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इंटरफेल भी देहरादून के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर बनकर उत्तराखंड के मूल निवासियों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। गैस के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि लोग का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। हम पुरानी पद्धति में आ गए हैं, लोग जंगलों से लकड़ी लाकर जो है गैस की जगह अपना खाना बना रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता ये कहते हैं कि हम शुद्ध पर्यावरण के लिए गैस की घर घर गैस दे रहे हैं, दूसरी ओर उन गैसों में जब गैस बनाने के लिए आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो तमाम गैस के चूल्हे जो है बड़े बड़े व्यापारियों ने पुनः सस्ते दामों में खरीदकर। आशुतोष नेगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी इन बातों पर? आप क्या इनकी बातों से सहमति रखते हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो शांति प्रसाद भट्ट जी जो कह रहे हैं जी, ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल सत्य वचन ये कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। और यही बात मैं भी कह चुका हूं पहले कि जो भाजपा की यहाँ पे सरकार है उत्तराखंड में, उसने लूट खसोट का काम किया है। अगर यहाँ पे वैकेंसी निकली है तो वैकेंसी मुख्यमंत्रियों की वैकेंसी निकालते रहे हैं। कभी गढ़वाल में पौड़ी से 2 लोगों को यहाँ से मुख्यमंत्री बना दिया, अब कुमाऊं से धामी जी को बना दिया। बस ये खेल इनका चल रहा है। धरातल पे कोई भी काम, चाहे स्वरोजगार के लिए हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात हो, कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को बराबरी पे ला दिया है इन्होंने, ये से उपलब्धि मान रहे हैं अपनी कि हमने बराबरी पे ला दिया है, तो ये सबसे बड़ा महंगाई का कारण है। और वही स्थिति हमारे प्रदेश उत्तराखंड की भी है। मैं यूकेडी के भी अपने भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी यूकेडी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस से है, और विशेष तौर पे भाजपा से है, जिसने यहाँ पे त्राहिमाम पूरे देश में मचा रखा है। तो आशुतोष जी, क्या आप अपने लिए यूकेडी को चुनौती नहीं समझते? देखिए, यूकेडी हमारे लिए चुनौती नहीं है। इन लोगों को भी शुभकामनाएं है, ये हमारे भाई हैं और ये प्रदेश। अच्छा, शांति प्रसाद जी, अभी जिस तरीके से आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि भाई यूकेडी हमारे लिए चुनौती नहीं है, तो आप इस बात को किस नजर से देखते हैं? देखिए राखी जी, आशुतोष हमारा छोटा भाई है, पत्रकार है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे नौजवान बच्चे जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर शोध किया है, पढ़ाई करी है और संघर्ष भी किया है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हमारा आम आदमी पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा हो सकता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में जिनके उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो पौड़ी का यह नौजवान लड़का बुनियादी चीजों पर संघर्ष करता हुआ दिखा है पत्रकारिता के माध्यम से। इसको उज्जवल भविष्य की मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर जो हम कह रहे हैं ये उत्तराखंड का दर्द है कि उत्तराखंड का आम आदमी जो नौकरी से दूर है, और उसके लिए जो कमर तोड़ महंगाई भाजपा ने करी है, हमने ऐसी कल्पना नहीं करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी हर घर शराब की बात तो करती है, मगर उत्तराखंड में रोजगार की बात नहीं करती। गाँव में जाकर देखिए, 35-40 साल के लड़के बिना शादी के हैं, क्योंकि बीटेक करा नौकरी नहीं है।
MBBS किया हुआ है, नौकरी नहीं है इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। B.Ed किया है, DLED किया है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है। तो इन्होंने तो हमारा सांस्कृतिक ढांचा भी खत्म कर दिया, हमारे वंश बढ़ने मुश्किल हो गए हैं। इतनी बुरी स्थिति इस महंगाई के कारण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ है। हमारा यह कहना है कि राजनीतिक आरोप लगाना अलग विषय है, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ के साथ समाज को धकेलने का प्रयास कर रही है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से जब तक जनता बाहर नहीं करेगी तब तक उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम नहीं होगा। शांति प्रसाद जी, मेरा सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी यूकेडी को अपनी चुनौती में नहीं देखती, तो क्या यूकेडी आम आदमी पार्टी को चुनौती के तौर पर देखती है? देखिए, ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो इनके मुखिया बनकर घूम रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो लोकसभा में भी कह रहे थे कि मैं कसम भगवान की खाऊंगा, लोकसभा लड़के जाऊंगा, मगर जैसी लोकसभा का नॉमिनेशन की बात आई तो वो मैदान छोड़कर भाग गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखे। उसी तरीके से आप फिर देखेंगे कि वो भाजपा के किसी बड़े नेता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, राज्य डूब चुका कर्ज में, मगर वो केवल एक बात कहते फिरते हैं कि मुझे गोली लगी। ये नहीं बताते गोली कारगिल में लगी या 71 में लगी। उन्हीं के सिपाही फौजी बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ना तो इन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी, ना इन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी, ये गोली लगी कहाँ। और इनके ऊपर जितने गंभीर आरोप निम्न पर लगे हैं और जिस तरीके से एक रिटायर आईएएस के साथ इनका बिजनेस का संबंध है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन्होंने कई नौजवान बच्चों का भविष्य अधर में डाल दिया है। जनता धीरे धीरे समझ रही है। हम भी जनता को इस बात को समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जो ठीक है उनको आगे बढ़ाइए, और जो शांति प्रसाद जी, क्या ये अनुमान लगाया जाए कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और अगर यूकेडी से समर्थन मांगती है, तो क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन यूकेडी पार्टी करेगी सत्ता में? क्योंकि आप दोनों जो मुद्दे हैं वो जमीनी मुद्दे हैं। जी, तो लेगा ना देगा, हमारा स्पष्ट कहना है। हम विपक्ष में बैठकर जनहित के मुद्दों पे संघर्ष करेंगे। हम किसी से ना तो समर्थन देंगे ना किसी से समर्थन लेंगे। हम बुनियादी सवालों पर उत्तराखंड की आवाज बनकर सदन में काम करेंगे। हम ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना अन्य किसी से हम कभी ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। जी, मतलब तो आपकी तरफ से तय है कि चुनाव अकेले ही लड़ना है, किसी का ना समर्थन लेना है ना समर्थन देना है, ये तय है। कुछ अनुभव हमको बड़े कड़वे हुए हैं, जिनको हमने अपना समझकर राज्य विकास में सहयोग किया, उन्होंने ही उत्तराखंड को कमजोर करने के लिए बदनाम किया। तो अब हमने भी तय कर लिया है कि संघर्ष अकेले करेंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे, वरना विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज बनेंगे। हमारा उद्देश्य है जिन्होंने राज्य लूटा उन्हें बर्बादी की कगार पर पहुंचाना, अकूत संपत्तियों के जो मालिक बने हैं उनसे वो संपत्ति छीन के राज्य संपत्ति बनाना और उत्तराखंड की जनता को न्याय दिलाना। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। तमाम अनुभव हमको यही बताते हैं कि जब तक हम इनका तम का सभा का विरोध नहीं करेंगे तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। जी, आशुतोष जी, फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। इन्होंने जिस तरीके से आपने सुना कि इन्होंने किस तरीके से सारे मुद्दों को रखा और जिस तरीके से एकदम स्पष्ट ये कर दिया है कि चाहे कुछ हो जाए हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे में क्या लगता है, क्या आप इस तरह से इनकी क्या फ्यूचर में इस तरह का कोई प्लान आप बना रहे हैं? फाइनल कमेंट सर। जी, मैं कहूँगा कि भाई हमारे शांति प्रसाद भट्ट, और मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इनका जो हमला जो आम आदमी पार्टी पर रहता है जी, इसका जो बंदूक की नली है ये कांग्रेस और भाजपा की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आ सकता है। क्योंकि देखिए यूकेडी एकदम हाशिए पे है जी, तो अगर कुछ सीटें आती हैं और कहीं ऐसी बात होती है तो ये हमारे भाई हैं, हम लोग आपस में बैठ सकते हैं, मुझे लगता है जी। और भू कानून की बात हो, चाहे यहाँ पे 80% रोजगार उत्तराखंड के नौजवानों को देने की बात हो जी, सारी चीजों पे हम इन्हीं की बात जो ये कह रहे हैं यही तो हम भी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी यही काम कर रहे हैं, तो हमारा आपस में झगड़ा कुछ भी नहीं है जी। मुझे लगता है कि समय आने पे यूकेडी भी इस बात को समझेगी कि आम आदमी पार्टी उनकी प्रतिद्वंदी नहीं है जी, बल्कि उनका फोकस जो है वो भाजपा की तरफ और कांग्रेस की तरफ ज्यादा होना चाहिए। और मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि अगर यूकेडी का हाईकमान और आम आदमी पार्टी का हाईकमान कहीं आपस में सीटों को लेकर भी कोई तालमेल करता है तो ये बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है प्रदेश के लिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और शायद शांति प्रसाद भट्ट जी भी इस बात को समझेंगे जी। और हम
दोनों पार्टियां जो उत्तराखंड का भला चाहते हैं वो उत्तराखंड का एक नवनिर्माण मिलकर कर सकते हैं। ऐसी एक उम्मीद और ऐसी एक सोच विकसित होनी बेहद जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से यूकेडी के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि नहीं, अगर गठबंधन का भी अगर मौका आता है तो जो आम आदमी पार्टी है वो गठबंधन भी करेगी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए वो सत्ता में जरूर आएगी। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता आखिर किसकी होगी। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।